बस। नमस्कार आप सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। चैनल संकल्प एकेडमी के एप्लीकेशन पर आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, जिस एप्लीकेशन के लिए आपने कई बार फ़ोन किया, मैसेजेस किया कि अभी क्लास स्टार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की जो भी क्लासेस भेजी गई हैं उस पर वो अभी तक मैंने सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाई थी, पब्लिकली वीडियो थी वो। लेकिन आज ये पहली क्लास मैं एप्लीकेशन के लिए बना रही हूँ, जिसमें कि आपको मैं टॉपिक 1 जो हमारा है हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से शुरू कर रही हूँ। क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं वो मैं चाहती हूँ कि शुरू से नोट्स बनाएं, और शुरू से नोट्स बनाने में सबसे पहले टॉपिक हम जो क्लियर करेंगे वो हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को लेकर के बहुत सारे विद्वानों में बहुत तरह के मतभेद भी हैं और बहुत तरह की कल्पनाएं भी हैं, यथार्थ भी हैं, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कैसे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको किन किन तरीके से पढ़ना है। इसमें सबसे पहले लेखन पद्धति को पढ़ना होता है, लेखन पद्धति। और लेखन पद्धतियों में आप जानते हैं कि जो ये लेखन पद्धतियां हैं इनके अंतर्गत, ये मिट जा रहा है बार बार, क्यों मिट जा रहा है नहीं पता, देखती हूँ कि जो भी लेखन पद्धतियां हैं उनके अंतर्गत, चलिए मैं इसको इरेज करके अगली बार इधर से लिखती हूँ। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आ रहा है लेखन पद्धति, ठीक है। अब इन लेखन पद्धतियों को आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास का मतलब जो बीत चुका है और लिखा हुआ मिलता है, यानी कि जो भी हमारे जो इतिहास हिंदी साहित्य शुरू होने के समय के जो लोग थे उन्होंने जो कुछ भी प्रामाणिक रूप में लिख के हमें दिया उसे हम साहित्य का इतिहास मानते हैं। और ये इतिहास जो है वो हमें लिखे रूप में मिलता है। एक होता है प्रागैतिहासिक इतिहास, प्रागैतिहास जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हमारे हिंदी में जो भी कुछ है सब कुछ लिखा मिलता है। ये इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध है, भले ही वो स्टार्ट हुआ फ्रेंच भाषा से। तो अभी हम बात करेंगे लेखन पद्धति की, कि लेखन पद्धति में सबसे पहले हमें किन किन चीजों को समझना होगा, जिसके बाद हम इतिहास को समझ पाएंगे और विद्वानों द्वारा दिए गए ग्रंथों को, उनके अंतर्गत दिए गए उनके क्रम को, उनके काल विभाजन को, उनके द्वारा दिए गए नामकरण को, उनकी प्रवृत्तियों को हम समझ पाएंगे। तो कैसे समझेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि इतिहास के लेखन की प्रमुख पद्धतियां जिनका की परिचय निम्नलिखित है। सबसे पहले आती है वर्णानुक्रमी पद्धति। इसमें ये जो वर्णानुक्रम पद्धति है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें जैसे जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है तो वर्णमाला में आप देखते हैं का खा गा इस तरह से अक्षर शुरू होते हैं। तो का खा गा यानी कि का के बाद जैसे का से जिन जिन कवियों का, जिन जिन लेखकों का नाम होगा उन्हें रखा गया, उसके बाद में खा से आने वाले कवियों को रखा गया या लेखकों को रखा गया, फिर गा से आने वाले, इस तरह से जिनका नाम आ से आया वो सबसे पहले आ गए, भले उनका जन्म सबसे बाद में क्यों ना हुआ हो लेकिन उनको सबसे पहले रखा गया। और इसके बाद में ऐसे ही जैसे ना वाले कवि, जैसे कबीर और केशव की हम बात करें, कबीर और केशव, आप सोचेंगे अगर कबीर और केशव की बात करें तो अगर का के नाम वाले कवियों को एक साथ रखा जाएगा तो इन सबका तो युग अलग है। तो युग अलग है इसलिए जो है इनके काव्य की, इनके लेखन की विशेषता अलग थी, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया कि जैसे का से कबीर हैं, ठीक है, ये वर्ड का क्रम था का, तो जैसे का से कबीर हैं तो इन्हें रख दिया गया भक्ति काल में, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो निर्गुण वाली जरूर है लेकिन है तो भक्ति काल की ही। और इसके बाद केशव है का से, केशव, तो केशव जो है इनकी इनकी रचनाएं वो भक्ति से संबंधित नहीं थी, वो रीति से संबंधित थी, तो इन्हें रीति काल में पढ़ा जाएगा, रीति काल के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। तो ऐसे ही वर्णों का प्रयोग कर करके यहाँ पर कुछ आचार्यों ने वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया है, जिसमें जैसे डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, इन्होंने ना और हा इस तरह के क्रम को लिया है। लेकिन बाद में ये जो गारसा दत्तासी, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको व्याख्यायित किया है कि किस प्रकार से काल काल जो है इस वर्णानुक्रम के आधार पर लिखा गया। इसके बाद में डॉक्टर जो है
शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी दोनों ही के ग्रंथ जो हैं वो इस पद्धति पर लिखे हुए मिलते हैं। गारसा दत्तासी का ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर इन दुइये हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। तो इन सब पर हम बात करेंगे, एक एक ग्रंथ को उठाएंगे, एक एक ग्रंथ के दोष और उनकी प्रवृत्तियों पर, उनकी विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी ये जान लें कि जो वर्णानुक्रमी पद्धति रही है, इस वर्णानुक्रमी पद्धति में हमें गारसा दत्तासी मिलते हैं। गारसा द तासी इन्होंने लिखा हुआ है और गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर मिलते हैं। इन्होंने इस वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया है। जैसे हिंदी की वर्णमाला में वर्ड जिस जिस क्रम में रखे गए हैं उस क्रम से इन्होंने इसको अपनाया है शिव सिंह सेंगर ने। इसके बाद आता है कालानुक्रमी पद्धति। अब कालानुक्रमी पद्धति को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा, मतलब काल के अनुसार। काल के अनुसार कैसे? तो जैसे क्या होता है कि काल दे दिया गया, एक समय दे दिया गया, इस समय से इस समय तक का युग जो है या उस समय का जो भी नामकरण जो भी रखा जाएगा उसके अनुसार कि इस समय से इस समय तक के कवियों या लेखकों को एक समय के अंतर्गत रख दिया गया, एक काल के अंतर्गत रख दिया गया और दूसरे वालों को अलग रख दिया गया। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं, कालक्रम या तिथि क्रम से होता है इनका विवरण। जैसे कबीर बड़े हैं, कबीर 1398 में इनका जन्म हुआ, ये बड़े हैं। और कबीर के बाद जो है तुलसी, कबीर के बाद सूर, कबीर के बाद क्या नाम इनका, जायसी, ये सब रखे गए। तो इस तरह से हम इनके तिथियों को देखते हैं, यानी कि जो कालानुक्रम पद्धति है, इस कालानुक्रमी पद्धति के अंतर्गत जो कवि होंगे या लेखक होंगे, ये मैं आपको मोटा मोटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी भी इतिहास को समझने के लिए पहले उसकी पद्धति को समझना आवश्यक होता है। आवश्यक क्या, अति आवश्यक होता है। तो जो ये पद्धति है, इस पद्धति में आप देखेंगे कि जो काल है, काल का अर्थ होता है यहाँ पर समय। समय यानी कि किसी भी कवि या लेखक के समय की बात की जा रही है। तो कवि या लेखक, लेखक तो हमें आधुनिक युग से मिलने शुरू हुए हैं। इसके पहले जितने भी रहे हैं वो सभी लगभग कवि की श्रेणी या आचार्य की श्रेणी में ही रहे हैं। तो समय इनका जो भी है, इनके बढ़ते हुए क्रम को ऐसे ऐसे रखा गया है, इस तरह से नीचे की ओर ये आते गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म यहाँ पर 1000 से हिंदी का मान लीजिए साहित्य शुरू हुआ, तो 1000 जो सन वाला है या ईसा पूर्व वाला कवि है वो पहले रहेगा। इसके बाद में 2000 वाला रहेगा, या 2000 चलिए छोड़िए, इसके बीच का बहुत लंबा समय है 1300 वाला, 1400 वाला। तो इस तरह से समय के साथ जो है इसको मैच करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है ये जितना भी कुछ आपने समझा कालानुक्रमी पद्धति, तो इसके अंतर्गत डॉक्टर मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन, इन दोनों के जो साहित्य ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ है, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का बहुत कम प्रयोग मिलता है, लेकिन मिलता है। वैज्ञानिक पद्धति में कुछ खास परिवर्तन नहीं है उपरोक्त दोनों पद्धतियों के नजरिए से। वैज्ञानिक पद्धति में तो देखा जाए तो ये जो पद्धति है, इस पद्धति में आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो ये कि इसमें तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया। जैसे आदिकाल का जो साहित्य है, आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, जो भी प्रवृत्तियां हैं, वो तथ्य हो गए। उन तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया और इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रह करके, बिल्कुल न किसी के समय को नजर में रखता है, न किसी के वर्ड को नजर में रखता है, बल्कि तथ्यों को महत्वपूर्ण मानता है और क्रमबद्धता को पुष्ट करता है। क्रमबद्धता जो है वो पुष्टता उसकी होनी चाहिए। तो दोनों ही पद्धतियां जो हैं वो बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई आगे चल करके। भले ही इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, इसमें तो एक तो तथ्यों का संकलन करना बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, ये इसकी विशेषता रही। और इसके अलावा इन जो तथ्यों का संकलन था, इसकी पुष्टता यानी कि तथ्यों की जांच परख, तथ्यों की पुष्टता, ये दो चीजें इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रही। लेकिन ये पद्धति दोषपूर्ण मानी गई, इसलिए इसमें तो वैसे भी कोई जो है ग्रंथ नहीं मिलते, और बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है। जो भी कुछ इसमें लिखा जाता है वो सब कुछ उसकी व्याख्या या विश्लेषण की मांग भी पाठकों में उठती है, इसलिए ये इसको दोषपूर्ण कहा गया। इसके बाद आती है विधेयवादी पद्धति, जो कि आप सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण से मान सकते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण।
विधेयवादी पद्धति। अब विधेयवादी पद्धति में अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में जो हमें देखने को मिलती है ये रामचंद्र शुक्ल से देखने को मिलती है, लेकिन इसके जनक कहे जाते हैं तेन। तेन जो है पाश्चात्य साहित्यकार हैं, पाश्चात्य इतिहासकार हैं। ये तेन महोदय हैं जिन्होंने इस पद्धति को 3 शब्दों में विभक्त किया। 3 शब्द कौन कौन से? एक तो जाति, एक इन्होंने विभक्त किया जाति, और दूसरा विभक्त किया वातावरण, जाति, दूसरा वातावरण, और तीसरा क्षण। इस प्रकार से इन्होंने इस पद्धति को रखा। अब इसके अंतर्गत जब हम रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति को महत्व दिया है। प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति में यहाँ पर जो आप जाति शब्द देख रहे हैं, इस जाति का मतलब किसी व्यक्ति की जाति की गणना करना नहीं था, बल्कि किस प्रकार के वातावरण में किस प्रकार के लेख लिखे गए, किस प्रकार की रचनाएं की गई, उन सब का संग्रह करना, और उन सभी को जो है इतिहास लिखने की परंपरा में जो है इन तीनों चीजों का समावेश करना, और तथ्यों का संकलन उसी तरह से होगा, लेकिन वो प्रवृत्ति के आधार पर तथ्य संकलित किए जाएंगे। तो ये विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें देखने को मिलती है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर एक चीज कहते हैं, इतिहास को, साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी जो भी साहित्य होता है वो एक प्रकार से प्रतिबिंब होता है, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दूसरा अंग कहा जा सकता है कि किस समाज में किस प्रकार के विचारधारा चल रही है, कि वहां के साहित्य का अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है। तो सभी आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। लेखक जो हैं शुक्ल जी, इनके अंतर्गत ये बात कही जाती है कि प्रतिबिंब यानी कि जो भी समाज है और उस समाज का साहित्य जो भी कुछ कह रहा है वो उस समाज की कल्पना को दर्शाता है, उस समाज के प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी उसकी छाया उस साहित्य में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से साहित्य के जो है हमने यहाँ पर कुछ जो रूप थे उनको उठाया, उनकी जो पद्धतियां थी उनको उठाया। इसके बाद हम बात करें अगर हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा की, क्योंकि ये लेखन की पद्धतियां थी, अब हम लेखन परंपरा की अगर बात करें तो लेखन परंपरा में हिंदी साहित्य का ये दुर्भाग्य रहा कि सबसे पहले इसका जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया फ्रेंच भाषा में, जबकि हिंदी अपने आप में इतनी समृद्ध भाषा थी। तो इतिहासकार जो हैं वो गार्सा द तासी, जो कि फ्रांस के एक विद्वान हैं, गार्सा द तासी, इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है, फ्रेंच भाषा में। तो इसलिए ये हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। सबसे पहले तो ये कि हिंदी का प्रथम लेखक, हिंदी इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, तो वो गार्सा द तासी हो गए। और हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो जो पहली बार अध्ययन करने वाले हैं, जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए प्रश्न हो सकता है नया हो, सोचे कि अरे ये क्या प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है तो हिंदी में ही होगा, या हो सकता है आदि भाषा संस्कृत रही तो संस्कृत में हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कंफ्यूजन में ना जिए। तो फ्रेंच भाषा में इसका इतिहास लिखा गया। अब गार्सा द तासी के ग्रंथ की बात करें तो इनका जो ग्रंथ है वो है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। एंदुई ए हिंदुस्तानी। पता नहीं क्यों ब्लर हो गया था, हो सकता है आपको इसके पहले का नहीं दिखा हो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि लैपटॉप पे ब्लर दिख रहा है। तो आपने सुना होगा, उम्मीद है। अगर ब्लर हुआ है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं, बाद में मैं वीडियो देख लूंगी, अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी। तो एंदुई ए हिंदुस्तानी
ये 3 भाग में प्रकाशित हुआ। इसके 3 भाग हुए, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। 3 भाग में प्रकाशित हुआ। पहला भाग जो इसका प्रकाशित हुआ वो हुआ 1839 में, 1839। फिर दूसरा 1847 और तीसरा 1871। इस प्रकार से इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। इस्तवार दलाल लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी के बारे में, और गारसा दतासी जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के एक जाने माने नाम है, जाने माने चेहरे हैं, एक फ्रेंच विद्वान थे। उनके लेखन की परंपरा की शुरुआत इस ग्रंथ से हुई है, जो कि 2 भागों में पहले मिलता है हमको। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 और द्वितीय भाग का 47 में हुआ, लेकिन बाद में इसका अनुवाद भी हमको देखने को मिलता है, जो कि 1871 में देखने को मिलता है। अब इसमें जो पद्धति अपनाई गई वो पद्धति कौन सी थी, ऐसा प्रश्न बनता है। तो वो पद्धति भी जानना आवश्यक है। जो हमने सबसे पहली पद्धति बताई आपको, वर्ण क्रमानुसार वाली, तो यानी कि वर्णानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में इसको लिखा गया। इसकी जो पद्धति रही है वो रही है वर्णानुक्रमी। वर्णानुक्रमी। और इसके बाद इसका जो अनुवाद किया है वो किया है लक्ष्मी सागर वासुदेव ने। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लक्ष्मी सागर वासुदेव ने किया है। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, इन्होंने इसका नाम बदल के रखा हिंदुई साहित्य के इतिहास, या हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। आप इसको नोट्स अपने बना सकते हैं। वैसे तो आपको पीडीएफ में दूंगी एप्लीकेशन पर, लेकिन आप इस वीडियो को देख करके उम्मीद है कि समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से इतिहास के लेखन की परंपरा चली है, और सबसे पहला ग्रंथ जो लिखा गया उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे उनको बताने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न उठता है कि जब गारसा दतासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, तो क्या इस ग्रंथ के बाद जो है हिंदी भाषा में किसने प्रथम ग्रंथ लिखा है? तो इस पर विद्वानों में 2 तरह के अभी भी विवाद चल रहे हैं। एक तो महेश दत्त को माना जाता है और दूसरा शिव सिंह सेंगर को माना जाता है, लेकिन साहित्य में ज्यादातर स्थान शिव सिंह सेंगर को दिया गया है। तो इन पर भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के दोनों कवियों को एक साथ रखा गया है। कुल मिलाकर इसमें 783 कवि हैं। इस गारसा दतासी के ग्रंथ में 783 कवि हैं, जिसमें से मात्र 72 कवियों का संबंध हिंदी से है। यानी कि लिखा जरूर गया ये साहित्य जो है हिंदी के नाम से, लेकिन इसमें 72 कवि ही हिंदी के मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस साहित्य में ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। इसके अलावा इस ग्रंथ के आरंभ में जो 100 पृष्ठ हैं शुरुआत के, उसमें भूमिका लिखी गई है। इसकी भूमिका जो है वो 100 पृष्ठों में लिखी गई है। इसके अंदर क्या है उसको व्यक्त किया गया है। भूमिका के जो पृष्ठों की संख्या है वो है 100। तो इस प्रकार से गारसा दतासी को जब हम सेपरेट पढ़ेंगे, अभी हम फिलहाल इतिहास लेखन को पढ़ रहे हैं, तो पहले कवि को उठाया हमने, पहले इतिहासकार को उठाया, दूसरे इतिहासकार पर बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हम जब गारसा दतासी को पूरी तरह से पढ़ेंगे तब इनके बारे में अन्य चीजें बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इतिहास लेखन की। तो इतिहास लेखन में आप दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर को। शिव सिंह सेंगर, वैसे तो इसका चार्ट बना के मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन बोर्ड छोटा पड़ जाएगा उस तरह से लिखने से, और आपको छोटा छोटा लिखने पर दिखाई भी नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। तो शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। इनका जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ये ग्रंथ है इनका। इतिहास ग्रंथ है जो कि माना जाता है कि हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यानी कि इससे पहले इतिहास ग्रंथ जो आपने पढ़ा गारसा दतासी का, वो था, क्या था, वो था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। लेकिन ये हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है।
ठीक है। इसके बाद इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया है, ये प्रश्न भी बनता है। तो इसमें 853 कवियों को शामिल किया गया है, 853 कवियों को। ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि इसमें 1000 कवियों को लगभग शामिल किया गया है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको 1000 मिले तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 853 कवि शामिल हैं जिनके जीवन चरित्र को आधार बनाया गया है। इनका जीवन चरित्र इसमें लिखा गया है। जैसे आप जीवन परिचय आज के समय में पढ़ते हैं किसी भी लेखक या कवि का, वैसे ही इन्होंने जीवन चरित्र की शैली में इसको लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने। तो ये थोड़ा सा गारसदासी के ग्रंथ से अलग हो जाता है और इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसकी जो रचना इसकी हुई 1883 ईस्वी में। 1883 यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1883 में इसकी रचना हुई है। और ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सभी कवियों का जो रचना काल रहा है, जो जन्म काल रहा है, उसे भी देने का प्रयास किया गया है। बहुत ही विवादास्पद रहा है, क्योंकि तथ्यों को संकलित करना और उसको बिल्कुल प्रामाणिक रूप से देना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, जटिल काम है। खासकर तब जब इतनी आधुनिकता नहीं थी, इतने सारे संसाधन नहीं थे, तब देना थोड़ा जटिल कार्य था। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने इसको करने का प्रयास किया है। प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों को जोड़े जाने वाला ग्रंथ भी ये पहला ग्रंथ माना जाता है। 853 कवि सबसे पहले इसी ग्रंथ में जोड़े गए हैं। इसके पहले आपने जो पढ़ा गारसदासी का ग्रंथ, उसमें 783 कवि थे, लगभग उससे 75-80 के आसपास ज्यादा है इसमें। तो ये चीज है। इसके अलावा ये ग्रंथ ही जो इसके परवर्ती इतिहासकार रहे हैं, जो इनके बाद लिखने वाले इतिहासकार रहे हैं, उनके लिए एक तरह से आधार ग्रंथ का काम इसने किया है। तो शिव सिंह सेंगर के इस ग्रंथ को हम जो है हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ स्वीकार करते हैं और सभी विद्वान इसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत कठिन लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे जब आप एक बार समझ लेंगे तो आपको कुछ भी इसमें जटिल, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। क्योंकि हमें हमारे ही इतिहास को जानने में इतनी कठिनता लग रही है, तो सोचिए लिखने में कितनी कठिनता रही होगी। तो वो कठिनता आपको पढ़ने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रतियोगी की दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप यकीन मानिए, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्य के इतिहास की, तो आप मान के चले लगभग 30% क्वेश्चन वही से आते हैं। सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को अगर आपने गहनतम अध्ययन कर लिया, और वो इतना बोरिंग है, वाकई में इतना बोरिंग है कि अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पढ़ लें, उसके अलग अलग कथन जो छांट के पढ़ लें। आजकल तो बहुत कुछ उपलब्ध है यूट्यूब पर, रामचंद्र शुक्ल की पूरी सीरीज लोग चलाते हैं, उसमें सारे कथन दे देते हैं, सारे क्वेश्चन बना के दे देते हैं। बहुत आसान हो गया है, वरना तो उसको पढ़ करके बार बार पढ़ करके भी उसमें कुछ हासिल नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में ये 30% क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे भी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर। ये भी एक पाश्चात्य विचारक रहे हैं, पाश्चात्य इतिहासकार रहे हैं। वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो ग्रंथ है ये 1888 में प्रकाशित हुआ था, और शिव सिंह सेंगर के बाद, शिव सिंह सरोज के बाद इस ग्रंथ में सबसे अधिक कवियों की संख्या रखी गई है, जो कि है 952 कवि। इसका प्रकाशन वर्ष है 1888। 88 में 952 कवियों को इसमें शामिल किया गया था, 952 कवियों को। और 952 जो कवि हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन के, तो इसका प्रकाशन बहुत पूछते हैं, इसका प्रकाशन भी जानना आवश्यक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से इस संस्था के द्वारा इसका संपादन किया गया था, प्रकाशन किया गया था, जिसमें 952 कुल कवियों को शामिल किया गया।
और आप जानते ही हैं कि ये इतिहास ग्रंथ है, और इतिहास तो वैसे भी अपने आप में ही बहुत बेवफा सब्जेक्ट माना जाता रहा है। हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो इंटरमीडिएट में हमारे जो टीचर्स थे वो कहते थे, खासकर जो हिस्ट्री वाले और ज्योग्राफी वाले होते थे, वो कहते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को याद करो सवेरे सफा। तो हम लोग भी वही मानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आप कितनी भी बार पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पलट के पन्ने पलटने पड़ते हैं, देखना पड़ता है। तो ये कोशिश रहेगी कि आप इसको इतनी बार समझ लें, इतने अच्छे से समझ लें कि आपको बार बार पन्ने पलटने की आवश्यकता ना हो। एक बार थ्योरी पढ़े, एक बार इसका टेस्ट दें, तो अपने आप में ये पैटर्न जो है ये क्वेश्चन का, ये अपने आप तैयार हो जाए। क्योंकि आप एक थ्योरिकल परीक्षा में नहीं बैठने जा रहे, बल्कि एक ऑब्जेक्ट वाली परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो उसमें आपको जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है वो दिमाग में जाके जरूर क्लिक करता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है और कहीं भी उसको थोड़ा सा भी अभ्यास किया है। तो मुझे लगता है कि आपके जो तैयारी करने का तरीका है, ये तरीका थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं कि लोग इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लिया है। तो पढ़ने और सफलता दोनों में अंतर होता है। पढ़ करके बहुत लोग बहुत योग्य हो जाते हैं, लेकिन वो योग्यता तब तक काम नहीं आती जब तक कि सफलता नहीं मिलती। तो आपको सफलता के लिए पढ़ना है या योग्यता के लिए पढ़ना है, दोनों चीजें एक दूसरे के विरोधाभासी है तो नहीं, लेकिन आज के समय में इस पर्याय बन गई हैं, यानी कि मानी जा सकती हैं। कि अगर आप सफलता के लिए पढ़ रहे हो तो आपको येन केन प्रकारेण सफलता की सीढ़ी चढ़ना है। और इसके लिए क्या करना है आपको, कि इन सब चीजों को शॉर्ट में पढ़ना है। अगर इनको हम बहुत विस्तृत पढ़ने लग गए ना, तो इसी में पूरा दिन निकल जाएगा। अगर हम इसको 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के हम इनकी सारे मटेरियल को पढ़ पाएंगे। तो इन सारे मटेरियल को पढ़ने की आवश्यकता मुझे तो लगता है नहीं, कि हाँ बिल्कुल नहीं है। बस हमें मेन मेन चीजों को पढ़ करके, उसका रिवीजन कर करके, और उसका जो है बार बार अभ्यास करके, प्रैक्टिस कर करके हमें उसके हिसाब से नोट्स बना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों का क्या विचार है, जरूर बताइएगा, साझा करिएगा। इसके अलावा मैं बात करूंगी सच्चे अर्थों में। इसके लिए एक टाइटल और है कि इसे कहा गया कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अभी आपने जो पढ़ा गारसब्दतासी का, वो प्रथम इतिहास था वाकई में। शिव सिंह सेंगर वाले को पढ़ा तो वो था हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास। जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़ रहे हैं तो इनका ग्रंथ है सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास। यानी इससे पहले जो लिखा गया वो सब झूठे अर्थ थे, आप सच्चा अर्थ इसी को मान सकते हैं, लिखा गया प्रथम इतिहास। ये बात मेरे आज तक समझ नहीं आई कि ये सच्चा अर्थ से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। क्या इसके पहले जो भी कुछ लिखा गया वो गलत अर्थ में था? तो ये जो लिखा गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, इन्होंने इस बात को माना कि ये इतिहास सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाना चाहिए। किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद भी किया है। आपने पढ़ा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसब्दतासी के ग्रंथ का अनुवाद किया था, और किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का अनुवाद किया है। किशोरी लाल, ये ग्रंथ आपको इंग्लिश में मिलेगा, और इसलिए इसका अनुवाद जो है वो किया है किशोरी लाल गुप्त ने, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और ये जो प्रकाशन इसका है, ये प्रकाशित हुआ है, इसका प्रथम इतिहास जो है ये प्रकाशित हुआ है 1957 में। तो इसलिए ये एक ही रचना के दो वर्ष आपको याद करने पड़ रहे हैं, दो वर्ष जो है आपको याद करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो अनुवादक इनका समय भी ध्यान रखेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा। जैसे कुछ लोग सोचे 1888 में लिखा गया, तो इतने लंबे वर्षों के बाद इसका अनुवाद हुआ है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब उसके अनुवाद करने की आवश्यकता जान पड़ी तभी तो अनुवाद किया जाएगा। उसके पहले लोगों को इतनी आवश्यकता जान नहीं पड़ रही थी, और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को, शिव सिंह सरोज को आधार बना करके बाकी ग्रंथ लिखे जाने का प्रयास चल रहा था। तो इसके अनुवाद करने की आवश्यकता जान पड़ी। इसके बाद अगले हमारे ग्रंथकार आते हैं मिश्र बंधु, जो कि चौथे नंबर पर हम इन्हें रख सकते हैं। मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है, इसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसमें तो कोई शक ही नहीं है याद करने में इसके नाम को, क्योंकि इसमें मिश्र बंधु वैसे भी जुड़ा हुआ है। मिश्र बंधु विनोद इस ग्रंथ का नाम है, और यह प्रकाशित हुआ था जो है 4 भागों में है। तो 4 प्रकाशन सन इसके ध्यान रखने पड़ते हैं, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है ये। और जो है
मिश्र बंधु विनोद में 3 भाई हैं, 3 भाइयों का सहयोग है इसमें मिश्र बंधु विनोद में। तो मिश्र बंधु में जो इनके 3 भाई हैं वो गया सुक कृष्ण, कृष्ण सुख गणेश, या जैसे भी याद कर सकते हैं आप, यानी कि कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इन 3 भाइयों का योगदान है, इन तीनों भाइयों को मिला करके मिश्र बंधु बना है। किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है मिश्र बंधु, और इसके नाम से लिखा गया मिश्र बंधु विनोद। इसके 4 भाग प्रकाशित होते हैं। प्रथम 3 भाग जो हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए हैं। प्रथम 3 भाग इसके 1913 में प्रकाशित हुए हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रथम 3 भाग इसका प्रकाशन वर्ष 1913 में रहा है, और चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष 1914 रहा है। चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष नहीं 34 रहा है, सॉरी 1934 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कब इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है और किस तरह से हुआ है। तो इस तरह से, और उसके बाद अब हम आते हैं रामचंद्र शुक्ल पर, जो कि हमारे इतिहास का पूरा एक आधार स्तंभ है। इनके ऊपर बात करेंगे और फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी के लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे जगह, क्योंकि इनको लिखने के लिए भी तो जगह चाहिए। इनका वैसे भी हिंदी साहित्य में इतना बड़ा, इतना सर्वोपरि स्थान है कि इन्हें छोटे से कोने में नहीं रखा जा सकता। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के पुरोधा, जिनका कि हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ फेमस है, और ये जो ग्रंथ लिखा गया ये 1929 में प्रकाशित हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ से, ये ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा जो कि आधुनिक काल में इसका बहुत नाम सुनने को मिलता है, श्याम सुंदर दास जी इसके संरक्षक रहे। तो उसमें जो है द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से एक लेख के रूप में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे इतिहास ग्रंथ का रूप दिया गया, और ये जो प्रकाशित हुआ था ये किसमें प्रकाशित हुआ था, इसका क्वेश्चन बनता है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये ग्रंथ जो है वो लेख के रूप में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1000 कवियों का इसमें संकलन है। 1000 कवियों का जो है इसमें संकलन रखा गया है, और ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। तो जैसे कि आपने 4 जो पद्धतियां पढ़ी, समझी, देखी, उन विधेयवादी पद्धति में से ये रामचंद्र शुक्ल जी की सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जो प्रवृत्ति पर आधारित पद्धति, उसमें 1000 कवियों को रखा गया। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके पहले, शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को उठाया है, पूरे 900 वर्षों के इतिहास को उठाया, जिसको कि 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया है। और इसी से यहाँ पर हमें काल विभाजन सटीक रूप से मिलना प्रारंभ होता है। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो शुक्ल जी के इतिहास को लेकर के इसके ऊपर आगे और भी जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को लेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये प्रकाशन इसका 1929 में हुआ है। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सबसे पहले ये लेख प्रकाशित हुआ था, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था। काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे। एप्लीकेशन पर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी के नोट्स आप तक पहुंचाए जा सकते हैं। और एकदम से सब कुछ डाल देना, जैसे किसी को भूख लगी हो और थाली परोसी जाए, तो एकदम से, खासकर किसी ऐसे आगंतुक को जो कि बस आपके घर में पहली बार आया है और आकर के उसको आप खाना परोस रहे हो, फिर थाली एकदम से भर के परोस दी जाए, तो वो ऐसे ही देख करके उसका पेट भर जाएगा, भाग जाएगा, वो या तो भाग जाएगा तो घबरा जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। उसी तरह से कि थोड़ा थोड़ा, कि पहले पूड़ियाँ आई, सब्जी आई, थोड़ा सा चावल आया, फिर थोड़ा खीर आया, थोड़ा मीठा आया,
तो उसका पेट भी भर गया, उसे एकदम से बोझा भी नहीं लगा। वैसे ही आप लोगों के लिए मैंने सोच रखा है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का नोट्स आप तक पहुंचाया जाए, जिससे कि थोड़ा थोड़ा नोट्स आप बनाते रहें और एकदम से आपके ऊपर बोझ ना हो, सरदर्द ना हो। और रही बात कोर्स कवर करने की, तो इतना टाइम है हमारे पास कि हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देख करके अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जहां पर भी कहीं कोई कमी रह जाती है उसे मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ लेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को और ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी शुभेच्छा कि भाई अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से नोट्स बनाएं और एग्जाम में अपनी एक सीट कंफर्म करें।